हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है हिंदी भाषा ज्ञान। वीडियो का पार्ट नंबर 43। पेपर 1 में काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, जैसे सीजीएल, पीजीटी, एक्साइज, स्टेनो और अदर एग्जाम जहां से भी हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन आता है। यह वीडियो डेली 8 बजे आपको मिलता है। आइदर हिंदी और इंग्लिश, हिंदी का होगा लेक्चर या फिर इंग्लिश का, तो दोनों में से एक लेक्चर मिलता है, तो इसको आप लोग प्रीमियर लाइव इंजॉय कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 43। पीडीएफ और क्विज के लिए आप लोग टेलीग्राम से कनेक्ट जरूर रहें। प्लस एक बात मैं बता दिया हूँ कि 3 क्लास अब डेली चलता है आपका। एक तो सुबह 8 बजे, फिर 2 बजे और फिर रात को 9 बजे। 9 बजे झारखंड जी के स्पेशल होता है। सब क्लास आपके लिए, खासकर जेएसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। प्रीवियस ईयर दे देकर पढ़ा रहा हूँ कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, तो फ़ायदा होगा ही, जाएगा कहाँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। यह क्वेश्चन आपको जीके ही पूछते हैं और एक्चुअली में यह लैंग्वेज से है, हिंदी से है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछते हैं, राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। संसद के द्वारा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके लिए बाकायदा एक आर्टिकल भी मेंशन है संविधान में। उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 344। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। जो पहला बार राजभाषा आयोग का गठन किया गया था वह किया गया था 1955 में। जब राष्ट्रपति के द्वारा यह गठन किया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति कौन थे? ऑब्वियसली राजेंद्र प्रसाद थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो यही राजभाषा आयोग इनके द्वारा गठन किया गया था। एक क्वेश्चन और याद रखें, ये जो बीजी खेर हैं, बीजी खेर शॉर्ट में लिख देता हूँ बीजी के, तो बीजी खेर राजभाषा आयोग के पहले जो है से अध्यक्ष थे, तो इसको याद रख लीजिएगा। हिंदी को देखिएगा, जो भारतीय संविधान में उसमें राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है, इससे बहुत लोग बोलता है इसको भारत में। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो स्पीकर इसका बहुत ज़्यादा है, इसके आधार पर इसको आप लोग राष्ट्र की भाषा बोल सकते हैं। बट संविधान में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। संविधान में उसको राजभाषा का ही दर्जा दिया गया है आर्टिकल 343(1) के तहत। और देवनागरी इसका लिपि होगा ना। देवनागरी लिपि को आप लोग एक सीधा रेखा के द्वारा से पहचानते हैं ना। जो भी कोई चीज़ लिखा जाता है, जैसे लाइन है, उसको आप लोग सीधा रेखा बोलते हैं, उसी से पहचान होता है। क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 2, क्या तुम किताब पढ़ेगा, क्या तुम किताब पढ़ेगा, इसमें आप लोग देखिए क्या अशुद्ध है। तो इसमें पढ़ेगा वाला पार्ट में अशुद्धि है। क्या तुम किताब पढ़ेगा नहीं, हम लोग को रिस्पेक्ट दे के बोलना होता है क्या तुम किताब पढ़ोगे, इस तरह से होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ओके, क्रिया संबंधी यहाँ पे अशुद्धि था ना, इसमें देख लीजिएगा। आंसर इसका सी हो गया। देख लीजिएगा, जेएसएससी पीजीटी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसा कि मैं आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था कि जो जेएसएससी के अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आया है, प्लस में इंडिया के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका भी प्रीवियस ईयर आपको देखने को मिलेगा। तो सब धीरे धीरे डालना मैं शुरू कर दिया हूँ, तो उसको देखिए, इंजॉय कीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, एक देखिए, थाली का बैगन का क्या अर्थ है। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ बताइए, थाली का बैगन का अर्थ क्या है। कभी यहाँ और कभी वहाँ बैठे रहना, कभी एक पक्ष तो कभी दूसरे कोने में रहना, कभी एक पक्ष कभी दूसरे पक्ष में रहना, बैगन का सब्जी थाली में देना। क्या इसका आंसर होना चाहिए? इसका आंसर यहाँ तो ऑप्शन ही छूट गया है। तो कभी एक पक्ष में तो कभी दूसरे पक्ष में रहना, उसको बोलते हैं थाली का बैगन। जैसे आप लोग गांव घर में देखे होंगे, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, मेरे गांव में तो एक पर्सन है, ठीक है, जब भी इलेक्शन वगैरह होगा ना, तो पहले तो वह दूसरा पार्टी में रहेगा, देखिएगा कि ये पार्टी जीतने वाला है, बस उधर चला जाएगा। ठीक है, तो बिना पेंदी के लोटा कहते हैं ना, तो वही बिना पेंदी का लोटा है, कभी इधर ढूंढके लुढ़केगा तो कभी उधर लुढ़केगा। तो वही हिसाब किताब है थाली का बैगन का, याद रखिए। बाकी बैगन को आप लोग किंग ऑफ वेजिटेबल्स भी बोलते हैं। आंसर इसका सी हो गया। पीडीएफ में ऑप्शन डाल दूंगा। कनकलता में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष। ठीक है, कनक शीलता बोल सकते हैं इसको, कनक रूपी लता। तो कनक लता, इसमें आपको कर्मधारय समास देखने को मिलेगा। विशेषण विशेष का उबंध होता है। अगर अच्छा पूछे तत्पुरुष समास, सॉरी, यहाँ पे कर्मधारय समास है। ओके, कर्मधारय में विशेषण और विशेष का उबंध होता है, इसके बारे में आइडिया जरूर रखें। कनक रूपी लता, इसको बोलते हैं कनक लता ना। समास का टोटल कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के भी अंदर में जाइएगा तो 6 भेद होता है। कुछ पेन दिक्कत कर रहा है ना। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। उल्टी गंगा बहाना का क्या अर्थ है? एक मुहावरा है उल्टी गंगा बहाना। कभी यहाँ कभी वहाँ बैठे रहना, विपरीत कार्य करना, कभी एक जैसा कार्य नहीं करना, या फिर गंगा में स्नान नहीं करना। गंगा में स्नान कौन नहीं करना चाहता है? मैं तो कूद गया था गंगा देखा था तो
तो जो कोई विपरीत कार्य करता है ना, तो उसको बोलते हैं उल्टी गंगा बहाना। नहीं कि आजकल तुम्हारा ना उल्टी गंगा बहा रहा है, ठीक है। नहाना चाहिए सुबह में, तो नहा रहे हो रात को, ठीक है। मेरे एक अंकल जी थे, वह कहा करते थे कि इंसान जो है तो सुबह सुबह नहा लेता है, वह दूध से नहाता है, दोपहर को पानी से स्नान करता है और शाम को रोग से। तो शाम को अगर नहाइएगा तो रोग लग जाएगा, तो शाम को मत नहाया कीजिए। जब गर्मी है तो नहाया कीजिए, बट बाकी डेज जो है से गर्म नहीं नहाना चाहिए रात को ना। विपरीत कार्य करना इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, ठन ठन गोपाल मुहावरे का करते हैं। अब क्या अर्थ है? अब देखिए, मुहावरा में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसको फास्ट चलेगा। वीडियो का लेंथ 20 to 25 मिनट्स रहेगा, उससे ज़्यादा यह वीडियो लॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठन ठन गोपाला का क्या अर्थ है? रुपए में खेलने वाला, काफ़ी पूजा पाठ करना, पूर्ण कंगाल होना या फिर बहुत आलसी होना। ठन ठन गोपाला का अर्थ होता है नीलबटा सन्नाटा। जो पूर्ण रूप से कंगाल होता है उसको बोलते हैं ठन ठन गोपाला, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा, ठन ठन गोपाल, नीलबटे सन्नाटा। आप लोग जितना भी आप लोग पैसा कमाते हैं, जो भी कमाते हैं, ऐसे तो अगर कमाते नहीं होंगे तो आप लोग को ऐसे तो कुछ ना कुछ कहीं से कमा ही लेते होंगे, तो उसका कुछ पार्टनर जरूर सेविंग कीजिए। फालतू का खर्च नहीं करना चाहिए, फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, धर्म ग्रंथ और तुलसी कृत में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा। धर्म ग्रंथ का क्या अर्थ है? धर्म ग्रंथ मतलब धर्म का ग्रंथ ना, इसको देख लीजिएगा। काके की आ रहा है यहाँ पे, ओके। तो इसमें संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, काके की धर्म का ग्रंथ यानी कि संबंध तत्पुरुष, ओके। आज पेन थोड़ा कुछ दिक्कत कर रहा है। संबंध तत्पुरुष है। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी कृत में देखने को मिलेगा, इसमें आपको करण तत्पुरुष देखने को मिलेगा। क्यों? कर्ता ने कर्म को करण से अवेक द्वारा भी होता है इसका विभक्ति चिन्ह ना, इसको देख लीजिएगा। तो करण तत्पुरुष है और इसमें धर्म ग्रंथ में संबंध तत्पुरुष है, तो दोनों में तत्पुरुष समास आ रहा है, तो यही हो जाता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। तुलसीदास के बारे में याद रखिएगा, इनका मृत्यु जो हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले डिस्कस किया था, बनारस के अस्सी घाट में हुआ था। इनके द्वारा जो रचित है तुलसीदास के द्वारा, रामचरितमानस व अवधि में है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रामचरितमानस अवधि में है। रामायण और महाभारत दोनों जो है से संस्कृत भाषा में है, और एक पद्मावत है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी लिखे हैं, वह जो है से ब्रज भाषा में है ना। वर्तमान में जो आप लोग हिंदी देखते हैं वह खड़ी बोली का रूप है ना, इसको देखिएगा, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एकाएक में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। जिस समास का पहला पद जो होता है अव्यय हो के जैसा कार्य करता है उसको आप लोग अव्ययी भाव समास बोलते हैं। यहाँ पे एक में एक प्लस एक होगा ना, तो एकाएक बन जाएगा इस तरह से, तो देख लीजिएगा। प्रतिदिन हो गया, प्रतिमास हो गया, यथाशक्ति हो गया, यथासंभव हो गया, तो ये सब जो है इसमें अव्ययी भाव समास होता है। जिस समास का पहला पद अव्यय हो वही पद प्रधान हो, और समस्त पद जो है एक अव्यय के जैसा कार्य करता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ओके। इसको याद रखिएगा, द्विगु का पहला पद जो है से संख्यावाची होता है, जैसे आप लोग त्रिभुवन बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं, चौमासा बोलते हैं, त्रिफला बोलिए, सब में द्विगु समास है। कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाएगा आपको, ओके, कि जैसे दशानन में है तो जो है से इसमें द्विगु समास लगाएं कि बहुब्री समास लगाएं, तो समास विग्रह करके देख लीजिएगा। ऐसे तो ऑप्शन एग्जाम में नहीं डालने चाहिए आपको, क्योंकि सारा का सारा समास विग्रह पे डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा समास होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 9 है, तन मन धन का समास विग्रह क्या है? तन मन और धन इसका सही आंसर होगा। इसमें द्विगु समास है, 3 दी थी, तन मन धन जो है से द्विगु है, सॉरी गलत बोल दिया शायद लगता है। इसमें द्वंद्व समास होगा, एक आपको बताया था द्वंद्व युद्ध के बारे में। अच्छा, पेन क्या हो गया इसको। इसमें द्वंद्व युद्ध के बारे में आपको बताया था कि जब दो आपस में लड़ते हैं तो उसको द्वंद्व युद्ध बोला जाता है। तो तन मन धन यानी कि तन मन और धन सबको जो है से एक बात किया जा रहा है, नहीं बोलते हैं किसी को तन मन धन से पढ़ा करो, ठीक है, या तन मन धन से कोई काम करो, तब वो उसमें सक्सेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओके। अब मेरे बारे में बोलिएगा तो देखिए, मैं रात को अभी 3 बजे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कॉन्स्टेंटली लगा हुआ था। सुबह में जगा था, सुबह मतलब नेक्स्ट सुबह, अभी नहीं, मतलब 14 सितंबर का सुबह, उस दिन 6-7 बजे जगा था, उसके बाद लगातार लगा हुआ 3 वीडियो लाना आसान थोड़ी है। अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? अभ प्लस उदय, अभी जोड़ उदय, इसमें भाव में बड़ी की मात्रा है, देख लीजिएगा, अभी जोड़ उदय या फिर अभी जोड़ उदय। आंसर इसका डी होगा, अभी जोड़ उदय ना।
भ में छोटी ई की मात्रा है, अभिजोड़ोदय। अगर देखिएगा इसमें अभिजोड़ोदय, इसका रूल थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें यन संधि होता है। यन संधि आखिर क्यों है, समझिएगा ध्यान से। पहला रूल बोलता है कि अगर छोटी बड़ी के साथ कोई विजातीय स्वर आ जाए, विजातीय स्वर कहने का तात्पर्य है कि छोटी और बड़ी के साथ कोई दूसरा स्वर है, जैसे आ जाए, आ आ जाए, बड़ी ऊ आ जाए, छोटी ऊ आ जाए, हर्षरी आ जाए, तो इतने सारे जो आ जाए, तब ई जो है से ई का जो है छोटी और बड़ी ई जो है से य में बदल जाता है। उस तरह से अगर छोटी ऊ और बड़ी ऊ के साथ कोई एक विजातीय स्वर आता है तो वह जो है से व में बदल जाता है, और री के साथ कोई विजातीय स्वर आता है तो वह जो है से र में बदल जाता है। यानी कि रूल है य व, आज पेन को थोड़ा, व और र, तो य व और र अगर बन जाता है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे यन संधि होता है। संधि सम प्लस दी होता है इसका संधि विच्छेद। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे आप संधि कहते हैं। चलते हैं, अब देखिए आप लोग हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं ना, तो 3 टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। संधि है, समास है और वर्ण है। आपको वर्ण तो पढ़ना ही पड़ेगा, वर्ण नहीं पढ़िएगा तो संधि समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। सही बात है, वर्ण नहीं पढ़िएगा समझ में आएगा ही नहीं। मैं जो कोर्स दिया था उसमें लगता है कि वर्ण का मैंने 4 से 5 क्लास लिया था, और संधि में मैं ऐसा ही किया हूँ। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उस क्लास को ज्वाइन कीजिए, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है। ओके, मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है तो सब कुछ को फ्री नहीं किया जा सकता है। कुछ कोई चीज़ ना बोला जाता है ना, किसी को कोई चीज़ फ्री मत दीजिए, नहीं तो उसका अहमियत कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास मजबूरी है तो मैं पहले ही बोल कर रख चुका हूँ कि अगर मजबूरी है तो मैं कोर्स आपको फ्री में भी दे दूँगा, लेकिन आपके पास मजबूरी होना चाहिए। कॉन्टैक्ट कीजिए। क्वेश्चन 11 है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। उत जोड़ ज्वल, उत जोड़ देखिए आधा ज्वल है इसमें, उत जोड़ जल और भी या फिर उत जोड़ ज्वल। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उत जोड़ ज्वल ना उज्ज्वल हो जाएगा, आंसर बी होगा। चौथा ऑप्शन देखिए काटा इसीलिए गया क्योंकि यहाँ पे त में हलंत नहीं लगा हुआ था, जबकि बी में लगा हुआ है। देख लीजिएगा उज्ज्वल में व्यंजन संधि है क्योंकि यहाँ पे त और यहाँ पे ज मिलके यहाँ पे ज बन गया है ना, इसको देख लीजिएगा। व्यंजन संधि के अनुसार का नियम है कि अगर त और द के आगे जो है से ज या झ आता है तो उसका ज बन जाता है, जैसे सज्जन सज्जन ना, देख लीजिएगा। आंसर इसका बी है। क्वेश्चन 12, निश्चल का संधि विच्छेद कीजिए, बहुत ईजी है। निह जोड़ छल, यह निश्चल बन जाएगा। देख लीजिएगा इसमें विसर्ग संधि का एग्जाम्पल आता है। संधि के टोटल 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी अंदर में जाइएगा तो 5 प्रकार होते हैं। ओके, इसको याद रख सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। हिंदी देखिए आप लोग पढ़ते जाइएगा ना, तो कोई चीज़ आपको टफ लग रहा है इसका मतलब है कि आप लोग ने उसके बारे में नहीं जानते हैं, और कोई चीज़ आसान लग रहा है इसका मतलब जानते हैं। इसका 2 ही मतलब है, बाकी कुछ मतलब नहीं है। कोई चीज़ हार्ड वर्ड कुछ नहीं होता है। ओके, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। जो चीज़ जान जाइएगा आसान लगेगा, नहीं पता है तो हार्ड लगेगा। तो मैं बार बार बोलता हूँ तो आप लोग को तब रट गया होगा। रेगुलर रहिए, बहुत चीज़ आपको फ़ायदा हो जाएगा। हिंदी तो ऐसा पढ़ा दूंगा ना कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और अभी मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ जिससे मैं टॉपिक वाइज लाऊंगा वीडियो धीरे धीरे ना। आप लोग बस कनेक्ट रहिए, मुझे करना है काम। सिलेबस वगैरह के अनुसार ही चलता है आपका। ओके, फालतू नहीं जाता हूँ। मैं सिलेबस सबका देख चुका हूँ, झारखंड के अलग अलग एग्जाम का, उसी के अकॉर्डिंग मैं सब चीज़ प्रोवाइड कराता हूँ। और कुछ जो मुझे लगता है ना कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं जो आउट ऑफ सिलेबस होता है वो भी बता देता हूँ ताकि आपका नॉलेज इन्हेंस हो। एक और देख लीजिएगा, सिरा जोड़ मनी शिरोमणि ना, ये भी बनता है। इसमें भी आपको विसर्ग संधि देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 13 है, अंक भरना मुहावरे का क्या अर्थ है। मुहावरा भी ऐसे एक अरबी शब्द है ना, देख लीजिएगा। मुहावरा एक अरबिक वर्ड है जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना ना, प्रैक्टिस। क्या होता है, अच्छे अंक प्राप्त करना, लिखना, गले लिपट जाना या फिर स्नेह से लिपट जाना। इसका आंसर डी होगा, स्नेह से लिपट जाना आंसर होगा डी। अब देखिए गले लिपट जाना इसका नहीं होगा आंसर। गले लिपट जाना तो वैसे भी आप लोग बोल सकते हैं, कोई आया आपके गले लिपट गया और बाद में पीछे से मतलब छुरा भोंक दिया, जैसे कि वीर ऐसे चंद्रकांता को मार दिया था, नहीं। तो इस तरह से होता है। तो स्नेह से लिपट जाना का अर्थ होता है अंक भरना मुहावरे का ना, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 14 है, ढिंढोरा पीटना, ठीक है। दोषी होना, कायर होना, काफ़ी चिल्लाना या फिर प्रचार करना। क्या होता है ढिंढोरा पीटना, इसका मतलब होता है प्रचार करना। सुने हैं ना कि वो आप जैसे उसका 2 रुपया भुलाया नहीं, पूरा ढिंढोरा पीट दिया, ठीक है, यानी कि पूरा प्रचार कर दिया मोहल्ले में। 2 रुपया के लिए पूरा प्रचार हो गया, यही इसको ढिंढोरा होता है। अच्छा, गांव में छोड़ा नगर में ढिंढोरा, एक मुहावरा सुने हैं। तो ये जो है से क्या इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कोई वस्तु पास ही था और उसका बहुत दूर जो है से उसके बारे में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है ना।
चलिए, जैसे कि पता चला कि कोई इंसान था घर में, सब बाहर में खोज रहा है कि खोज रहा है कहाँ गया कहाँ गया, पता चला कि रूम में बैठा हुआ है। तो इस तरह से होता है, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन 15 है, जो अपनी हत्या करता है उसके लिए एक शब्द क्या है? ये जेएसएससी पीजीटी के एग्जाम में आया था 2017 में। आवेशपूर्ण, दहशतगर्द, आत्मघाती या फिर अन्यघाती। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, जो अपना हत्या करता है उसको आत्मघाती बोला जाता है। इंग्लिश में इसको आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सद्धर्म में कौन सा समास है? जेएसएससी पीजीटी में आया हुआ है, बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष। सद्धर्म है ना, सत है जो धर्म, यानी कि इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। सद्धर्म कर्मधारय समास। नीलकमल में भी कर्मधारय समास आता है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। स्वाश्रित स्वाश्रित वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण को, व्यंजन वर्ण को, अंतस्थ वर्ण को या फिर ऊष्म वर्ण को। अगर इस वर्ड को थोड़ा सा नया लग रहा हो क्वेश्चन, यह जो है सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ जो स्टेनो का एग्जाम था, ओके, उसमें यह क्वेश्चन आया था 2018 में, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। स्वाश्रित वर्ण अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए इसको उठाया गया है। आखिर स्वाश्रित वर्ण क्या होता है? स्वाश्रित मतलब इसको तोड़िएगा तो स्व प्लस आश्रित से मिलकर बना है। स्व मतलब होता है खुद का, आश्रित मतलब जो खुद पर आश्रित हो, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट रहे, स्वावलंबी रहे, उसको बोलते हैं स्वाश्रित वर्ण। तो आप लोग डेफिनेशन पढ़े होंगे स्वर्ण वर्ण का, तो वे वर्ण जो कि किसी वर्ण के सहायता के बिना बोली जाते हैं उसको स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। और व्यंजन वर्ण का डेफिनेशन आता है कि वे वर्ण जो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोली जा सकते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इस तरह से देखिए कि जो स्वर्ण वर्ण है उसी को स्वाश्रित वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। क्वेश्चन 18 है, कौन सा द्रव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? पानी, रस, जल या फिर कॉफी। इसका आंसर डी होगा ना। कॉफी जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, बाकी सारे यहाँ पे पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कॉफ़ी, उसने कॉफ़ी पी ली है, आप बोलिए कि, और बोलिए कि कॉफ़ी बन गई, इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं। समझ गए? द्रव और द्रव्य में अंतर पता है या नहीं पता है? पहले भी आपसे एक बार डिस्कस किया था। ये होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। ये दोनों शब्द में क्या अंतर है? देखिए, द्रव का मतलब होता है लिक्विड ना, इसको देख लीजिएगा। और ये द्रव्य का मतलब होता है मटेरियल। नाउ एनी डाउट? अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। आंसर इसका डी हो गया। क्वेश्चन 19 है, च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका, तालु, दंत, वर्तस्य। इसका आंसर हो जाएगा नासिका हो जाएगा। आंसर इसका ए हो जाएगा ना। देख लीजिएगा, चौवर्ण का आपको ट्रिक बताया था, याद है? आपको भी बताया था KTM 2, क्या बताया था? जो पंचमाक्षर होता है उसके लिए ट्रिक बताया था KTM 2। ये आपका हो जाएगा कवर के लिए। आइए यहीं पे लिख देते हैं, स्लाइड लगाया हुआ है। KTM 2 होता है के, इसके लिए T हो गया, इसके लिए M हो गया, इसके लिए D हो गया, इसके लिए O हो गया। तो KTM 2 याद रख लीजिएगा। जो कवर का उसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। जो चौवर्ग होता है यहाँ से तालु से होता है, यानी कि टी से। मूर्धा से होता है टवर का, फिर दंत से होता है आपका तवर का, और ओष से होता है आपका पवर का। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप लोग तो जोक भी सुने होंगे, मतलब एक तरह से बोला जाता है कि लड़के लोग पापा क्यों नहीं बोलते हैं, तो उनका लिपस्टिक खराब हो जाता है, इस तरह से बोला जाता है। नहीं कि पापा बोलो, पापा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि लिपस्टिक खराब हो जाएगा। तो इस तरह से बोला भी जाता है। तो आप लोग समझते होंगे कि ये ओस से उसका उच्चारण होता है, समझाने का बस आप पर्पस है, बाकी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कि यहाँ पे मेरा कहने का तात्पर्य है कि इसका उच्चारण ओस से होता है ना। तो इसको देख लीजिएगा, KTM 2 इसका ट्रिक याद रख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा भी जो स्वर होते हैं उसका भी अ और आ का उच्चारण स्थान वो भी कंठ होता है। तालु ई और छोटी और बड़ी होता है। हर्षरी होता है, देख लीजिएगा। ली भी उच्चारण दंत से होता है। छोटी और बड़ी का उच्चारण भी ओस से होता है। साथ ही में जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ में टोटल 4 व्यंजन आते हैं, अंतरस्य, र, ल और व। तो य का उच्चारण तालु से होता है, ये टॉप बन जाएगा। र का मूर्धा से होता है और ल का दंत से होता है। वो सिर्फ एक ही जो ऐसा एक वर्ण है वह जिसका उच्चारण दंतोष से होता है, यानी कि इसमें दंत और ओष्ठ दोनों मिला हुआ है ना। देख लीजिएगा, दंतोष से उसका उच्चारण होता है। ओ और आओ का उच्चारण कंठोष से होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कंठ तालु से ए और ऐ का होता है। बाकी ऊष्म व्यंजन में यहाँ पे देख लीजिएगा, जो कंठ है ह और अ है, इसका उच्चारण आसान कंठ से होता है। और तालव्य स, मूर्धन स और दंत स, इसका भी देख लीजिएगा। मूर्धन से तो रटना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, कि जो है आपको मूर्धा से होता है, ठीक है। दंत से इसका नाम ही है, तो दंत यानी कि दंत आ गया। और यहाँ पे तालव्य से यानी कि तालु से होता है, इसको रटना नहीं पड़ेगा आपको ना,
चलिए, तो सारा हो गया, देख लीजिएगा। 4 वर्ण उष्म आते हैं ना, जो लिखा है यहाँ पे यह उष्म व्यंजन में नहीं आता है, यहाँ पे लिख दिया गया है। 4 ही उष्म होते हैं, तालव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह, यही 4 उष्म होते हैं। अंतस्थ भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं, छांटने के लिए देते हैं कि बताइए कि इनमें से कौन अंतस्थ व्यंजन है या फिर नहीं है या वर्ण है, इस तरह से ना इसको देख लीजिएगा। दंतोष्ठ को याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मात्रा है ना। क्वेश्चन 20 और लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि डेली आना है आपका। ओके, उकारांत शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उकारांत शब्द समझते हैं, जो शब्द के लास्ट में ऊ आता है उसको उकारांत बोलते हैं, और जिसके शब्द के लास्ट में आ आता है या आता है उसको आप लोग आकारांत शब्द बोलते हैं। तो उकारांत शब्द को बहुवचन के लिए आप लोग ओ का यूज करते हैं ना, देख लीजिए। जैसे एक पशु है, तो पशु को प्लुरल कैसे बनाइएगा? तो इसमें आप लोग ओ लगा देते हैं। ओके, तो पशु में ओ लग गया तो पशुओं बन गया ना, इसको देख लीजिएगा। इस तरह से उकारांत शब्दों को बनाया जाता है। और जो अकारांत होता है, जैसे बच्चा है, ओके, और कुछ है तो उसमें लग जाता है ए लगा देते हैं आप लोग। ओके, तो इसको देख लीजिएगा। अलग अलग बहुत सारा रूल है इसमें, लेकिन अगर उसमें अगर कोई नाउन आता है तो उसको ने आ जाता है बाद में संज्ञा के बाद, तो वहाँ पे ओ भी लगा के बनाया जाता है। रूल है इसका, शब्द विचार में आप लोग पढ़ना पड़ेगा। तो यही आज का 20 क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगता है फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सुबह से रात हो गया, रात से फिर से सुबह हो गया। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। 2 बजे क्लास आएगा आपका। अभी तो सोना पड़ेगा, अभी 4 बज रहा है मात्र, ठीक है। तो अभी सोऊंगा। पीपीटी रेडी है आप लोग का, सब वीडियो टाइम से आ जाएगा, ठीक है। तो 2 बजे का इंतजार कीजिए, वो भी आपका ज़बरदस्त वीडियो आएगा। और फिर शाम को 9 बजे 3 क्लास एंजॉय कीजिए। जेएसएससी के एग्ज़ाम में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और एक बात और भी बोलना चाहता हूँ आपसे, देखिए अभी एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा तैयारी रखिए। जब एग्ज़ाम आएगा ना तब तैयारी मत कीजिए, ये गलत तरीका होता है। आप लोग तैयार रहिए कोई चीज़ के लिए, तैयारी जब आएगा तब मत कीजिएगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ अभी बहुत सारा पहले व्यू बहुत जाता था, तो अब उतना ज़्यादा लोग जो है से नहीं देख रहे हैं, तो पता चलता है कि अभी एग्ज़ाम नहीं, इसलिए नहीं देखते हैं। यही तो गलत तरीका होता है आपका। तैयारी आपको हमेशा रखना होता है। आप लोग पता है आज आप लोग नहीं पढ़ते हैं ना, आप सुने होंगे डायलॉग, ये सब बहुत सारे सर लोग बताते हैं कि आज अगर एक इंसान नहीं पढ़ता है तो समझ लीजिए कि आपसे 10 इंसान जो है से आगे निकल गए हैं, 20 इंसान जो आगे निकल गए हैं। और 10-20 संख्या यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपको हज़ारों 10,000 में आगे निकल रहे हैं आपसे, समझ रहे हैं। तो आप लोग कम से कम कंटिन्यू रहा कीजिए, तैयारी हमेशा रखिए, छोड़िए मत, चाहे वो कोई सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हो। ओके, तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। फीडबैक जरूर दें अपना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सोसाइटी में एक्चुअली मुझे बहुत काम करना है, ट्रूली स्पीकिंग। तो मैं यहाँ यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, सोसाइटी में बहुत कुछ काम करना है। तो सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब से भी जो पैसा आएगा उसका बहुत सारा जो लायन शेयर जो पार्ट है वो मेरा डोनेशन में जाएगा, और नहीं तो एक वीमेन एम्पावरमेंट में जाएगा। और उसमें भी सबसे ज़्यादा मैं सोचा हूँ कि जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ उन लोग का एजुकेशन में। ओके, तो एक बहुत चीज़ सोच के रखा हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप प्रोवाइड कराइए, लोगों से शेयर कीजिए। पैसा जो आएगा उसका सही जगह यूटिलाइज करूँगा। या ऐसा नहीं है कि मैं बस लाइक सब्सक्राइब और जो है चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, ट्रूली स्पीकिंग यही बात है एक्चुअली में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, भरोसा है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर लोग तो भाषण दे के चल ही जाते हैं। चलिए, वंदे भारतम, जय हिंद।